हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो करें स्टार्ट, चलो। सबसे पहले बेटा हम लोग एटम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो हमारी हेडिंग हो गई एटम, ठीक है। चलो अब एटम क्या होता है समझते हैं, है ना? तो इसके लिए पहले एक चित्र बना लें अपन, यहाँ पे बना लेते हैं ना। ठीक है, मान लो ये हमारा एटम है, ठीक है। अब एटम में ये जो चीज है बेटा, ये जो बाहर वाला गोला है, इसको हम मान लेते हैं सेल। क्या मान लेते हैं? सेल। ठीक। और ये जो अंदर वाला गोला है, इसको हम मान लेते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। जो बाहर वाला गोला उसको सेल मान लिया, और जो अंदर वाला गोला है उसको न्यूक्लियस मान लिया, ठीक है। अब काम की बात सुनो। जो अंदर वाला गोला है यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भीतर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बना देते हैं, ठीक है। और जो सेल होती है उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, है ना। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया, और एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ बना दिया, इस तरह से। बोलो, इतना समझ में आया? जो एटम होता है उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो बाहर वाला भाग है उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। अब यदि आपसे पूछे कि एटम में क्या है, तो हम बोलेंगे कि भैया एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। इसका मतलब एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है, ठीक। अच्छा, आपसे पूछे कि न्यूक्लियस में क्या है, तो न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब हमारा जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है, ठीक है। तो हम दो पॉइंट लिख लेते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट हो जाएगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस और एटम की रेडियस के बीच कंपेयर करते हैं कि इन दोनों की रेडियस में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फिर से अपन एक चित्र बनाते हैं।
ठीक। अच्छा, जैसे मान लो कि ये सेंटर है, क्या है, सेंटर। ठीक। अब जो सेंटर होता है, थोड़ा सा सेंटर सही नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे मान लें कि सेंटर है। ठीक है। और ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो सेंटर से इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं बेटा आर ए। क्या बोलते हैं? आर ए, मतलब रेडियस ऑफ एटम। ठीक। और सेंटर से लगा के तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा आर एन, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इतना क्लियर है? बोलो। सेंटर से लगा के इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलूँगा रेडियस ऑफ एटम, और सेंटर से लगा के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलूँगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रेडियस ऑफ एटम वर्सेस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। तो यदि मैं रेडियस ऑफ एटम की बात करूं, यानी कि आर ए, ठीक है, तो जो आर ए है ये मीटर में होता है 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और एंगस्ट्रॉम में होता है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक की बात समझ में आई? जो रेडियस ऑफ एटम है यानी कि परमाणु की त्रिज्या, वो मीटर में कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। सेंटीमीटर में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अच्छा, यदि मैं आर एन की बात करूं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मतलब नाभिक की त्रिज्या, तो ये मीटर में होती बेटा 10⁻⁻15 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और इसको फर्मी में बोलते हैं 1 फर्मी। ठीक है। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखना कि जो रेडियस ऑफ एटम है वो मीटर में कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर। सेंटीमीटर में कितना होता है, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक इसी प्रकार रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की त्रिज्या मीटर में होती 10⁻⁻15 मीटर, सेंटीमीटर में 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, और फर्मी में 1। ठीक है। अब यदि मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, है ना, इन दोनों में क्या करूं? कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो देखो ये ऐसा होगा। जैसे मान लो आर ए बाय आर एन। ठीक है, आर ए बाय आर एन। तो आर ए मान लो हम मीटर वाली वैल्यू लेते हैं 10⁻⁻10 मीटर, और ये भी मीटर वाली ले लेते हैं 10⁻⁻15। ठीक है।
अब आर ए आर ए बाय आर एन इक्वल टू, देखो ये 10 की घात -15 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात +15, इस तरह से। देखो 10 की घात -10, ये 15 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात +15। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 15 और माइनस का 10, प्लस के 15 में से माइनस का 10 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 5। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूं आर ए इक्वल टू आर एन इंटू 10⁵ आर ए इक्वल टू आर एन इंटू 10⁵+5। मतलब जो एटॉमिक रेडियस होती है वो नाभिक की तुलना में 10 की घात 5 गुना अधिक होती है। समझ में आया? जो एटॉमिक रेडियस होती है यानी कि रेडियस ऑफ एटम, परमाणु की त्रिज्या, वो न्यूक्लियस की रेडियस की तुलना में कितनी होती है, 10 की घात 5 गुना। ठीक है, अब 10 की घात 5 गुना का मतलब समझते हो आप? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 की घात 5, इसका मतलब है 1 के बाद 5 जीरो। पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। मतलब यदि मैं न्यूक्लियस की रेडियस को 1 मानता हूं तो एटम की रेडियस 1 लाख होगी। इतना अंतर होता है इन दोनों की रेडियस में। ठीक है, यदि इसको नॉर्मल भाषा में अपन समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि एक क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है, उस क्रिकेट के ग्राउंड में यदि मैं सेंटर में बॉल रख दूं तो वो बॉल न्यूक्लियस हो जाएगा और वो पूरा ग्राउंड वो एटम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़े, चलो ये अपन यहां से मिटा देते हैं। एक बार इसको आप नोट कर लो, पहले नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले बेटा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो सुनो क्या होता है, हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, परमाणु के आधारभूत कण। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, हिंदी में बोलेंगे परमाणु के आधारभूत कण। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तथा न्यूट्रॉन को परमाणु के आधारभूत कण कहा जाता है। याद रहेगी बात? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? परमाणु के आधारभूत कण। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना।
तो इसके लिए हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं। देखो, एक पार्टीशन में हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ पार्टिकल, दूसरे में लिखेंगे सिंबल, तीसरे में लिखेंगे चार्ज, चौथे में लिखेंगे मास और पांचवे में लिखेंगे डिस्कवरर। तो 5 पार्टीशन तो ज़्यादा हो जाएंगे, अपन 4 बना लेते हैं। ठीक है, पहले में क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा पार्टिकल। ठीक, पार्टिकल। और दूसरे में आ जाएगा चार्ज, तीसरे में आ जाएगा मास और चौथे में आ जाएगा डिस्कवरर। डिस्कवरर। ठीक है, चलो, सबसे पहला पार्टिकल है बेटा इलेक्ट्रॉन। कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो इसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, इसके मास की बात करें तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यदि इसको ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम में ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, देखो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये केजी है, इसको ग्राम बनाना तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं इस 10⁻31 में 1000 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से 3 जीरो हट जाएगी, तो कितना बचेगा, 10⁻28। ठीक है, तो याद रखना ग्राम में कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। इसकी डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने। किसने करी थी, जे थॉमसन। याद रखना, जिन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी उनका नाम है जे थॉमसन। ठीक, चलो अगला पार्टिकल, अगला पार्टिकल है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करें तो बेटा प्रोटॉन पे भी जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, लेकिन प्लस में होता है। क्या में होता है, प्लस में। तो ये हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, केवल अंतर है साइन का। ठीक है ना, काय का अंतर है, साइन का। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस में होता है और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस में होता है। ठीक है, अच्छा, मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ग्राम में कितना हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, वो का वही कंसेप्ट है, आप इस किलो में 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 3 जीरो हट जाएगी, तो कितना बचेगा, 24। ठीक है, इसकी डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने। किसने करी थी, गोल्डस्टीन। ठीक, अगला हमारा पार्टिकल है न्यूट्रॉन।
ठीक है। यदि न्यूट्रॉन पे हम चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन पे बेटा चार्ज 0 होता है। कितना होता है? 0। यही कारण है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट क्यों हुई, तो उसका कारण है न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, इसीलिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई। ठीक, बहुत देर से हुई। मास की बात करें तो इसका मास प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? 1.674 इंटू 10⁻27 kg। कितना होता है? 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। यदि इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। और इसकी जो खोज करी थी उनका नाम है जेम्स चैडविक। जिन साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी उनका नाम क्या है? जेम्स चैडविक। बोलो, इतना समझ में आया? अब काम की बात सुनो। जैसे इलेक्ट्रॉन का पहला लेटर क्या है? ई, तो इसका सिंबल हो जाएगा ई, और इस पे चार्ज होता है माइनस में, तो इसके सिर पे माइनस लगा दो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो गया। ई के सर पे माइनस। अच्छा, प्रोटॉन का पहला लेटर क्या है? पी, तो इसका सिंबल हो जाएगा पी, और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस में होता है तो इसके सर पे प्लस लगा दो। ठीक। न्यूट्रॉन का पहला लेटर क्या है? एन, तो इसका सिंबल हो जाएगा एन, और न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है तो इसके सर पे आप 0 लगा दो। ठीक है, ये इनके सिंबल हो गए। अच्छा, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम ही है, केवल अंतर काय का बेटा? माइनस का। काय का अंतर है? माइनस का। याद रखना, दोनों पे चार्ज सेम होता है, अंतर काय का है? केवल साइन का। ये माइनस में और ये प्लस में। अच्छा, इसके बाद यहां पे देखो, जो प्रोटॉन का मास है वो है 672, जबकि न्यूट्रॉन का मास है 674। मतलब आखिरी में 2 और 4 का डिफरेंस है, बाकी पूरा सेम है। इसके बाद डिस्कवरर याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। बोलो, इतना समझ में आया? एक बार नोट कर लो। अब यहाँ बेटा एटम के बारे में बेसिक जानकारी देखी, इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।